जो मैं आपको किस्सा सुनाने वाला हूँ, ये कहानी मेरे दादाजी के साथ हुई थी। उन दिनों मेरे दादाजी एक बहुत अच्छी कंपनी में काम करते थे और हमारे गांव में काफ़ी अच्छी उनकी उनकी मेल जोल भी थी और उस गांव में एक बहुत अच्छा ओहदा भी था। रात में वो अपने काफ़ी दोस्तों के साथ काम करते, फिर बाद में अपने घर आ जाते। एक रात ऐसे ही काम करते करते वो अपने घर के लिए निकल गए। उन्होंने फटाफट अपनी गाड़ी में बैठे और अपने ड्राइवर को बोला कि चलो। आधे रास्ते करने के बाद, आधा रास्ता बीतने के बाद को याद आया कि उनको मार्केट से कुछ सामान लाना था घर का। उन्होंने फटाक से अपने ड्राइवर को बोला, अरे सुन यार, वो सामान लेना था, गाड़ी मोड़ ले ज़रा। ड्राइवर ने हाँ करते हुए बोला, जी सर, बिल्कुल बिल्कुल, अभी बस 2 मिनट में पढ़ता हूँ। वो 10 मिनट के अंदर अंदर वो फटाक से उस मार्केट में पहुँचे और सामान लेने लगे। देखते ही देखते कब आधा घंटा बीत गया, किसी को पता भी नहीं चला। उन्होंने फटाक से गाड़ी में बैठे और वहाँ से घर के लिए निकल गए। आधा रास्ता बीतने के बाद उनको एक मछली का मार्केट मिला। उन्होंने सोचा कि क्यों ना मछली ली जाए, घर पे खाएंगे तो अच्छा लगेगा। उन्होंने मछली लेने की तैयारी करने लगे। मछली लेते लेते उनको टाइम का अंदाज़ा नहीं रहा। थोड़ी देर बाद जब उन्होंने अपना टाइम देखा, अपनी घड़ी देखी, तो उसमें 10 बज चुके थे। वो बहुत घबरा गए कि उनकी माँ घर पे अकेली थी। उन्होंने फटाक से गाड़ी में बैठे और वहाँ से निकल गए। अब जब वहाँ से वो निकल रहे थे तो करीबन आधे रास्ते बाद 2 रास्ते मिलते थे उनके घर। सबसे पहला, जिसे जाने में कम से कम आधा घंटा लगता था। दूसरा रास्ता जो जंगल से होते हुए गुजरता था। पहले रास्ते पे अगर आधा घंटा लगता था तो जंगल के रास्ते पे सिर्फ 5 मिनट। उन्होंने सोचा कि जंगल के रास्ते चलते हैं, क्या हो गया। उन्होंने जैसे ही उस रास्ते में शुरुआत की, आधे रास्ते बाद अचानक से गाड़ी ज़ोर से रुकी। वो बहुत डर गए कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि गाड़ी रुक गई। उन्होंने रोड पे देखा तो रोड के बीचों बीच एक सुंदर सी लड़की बैठी हुई थी। बॉडी से वो काफ़ी यंग लग रही थी, मगर चेहरा उसका कोई देख नहीं पा रहा था क्योंकि उसने बहुत भारी घूंघट पहन रखा था। दादाजी ने अपने ड्राइवर को बोला कि जाके देखो है कौन वो लड़की और इतने सुनसान जंगल में बैठी हुई है। इस जंगल में तरह तरह के जानवर है और भूत प्रेत भी है। वो लड़की सेफ नहीं है, उसको जाकर टोको। उसको बोलो कि अगर उसको लेट है तो हम उसे ड्रॉप कर देंगे। तो ड्राइवर जल्दी से गाड़ी से उतरा और उस औरत के पास गया और बोला, अरे सुनो, तुम यहाँ पे बीच रोड पे क्यों बैठी हुई हो? ऐसे तुम्हें डर नहीं लगता क्या? और यहाँ पे भूत प्रेत भी है और जंगली जानवर भी है, और हमारे साहब तुमसे बात करना चाहते हैं, आ जाओ। वो औरत तो जैसे वहाँ से हिली नहीं रही थी। वो औरत तो जैसे वहाँ से हिली नहीं रही थी और बार बार रो रही थी, ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। पूरा एरिया उसके सिसकियों से गूंज रहा था, उसके रोने की सिसकियों से गूंज रहा था। सब बहुत डरे हुए थे कि ये औरत इतना रो क्यों रही है। बाद में दादाजी ने खुद आकर उससे पूछा, अच्छा सुनो, तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? एक काम करो, तुम मेरे गाड़ी में बैठ जाओ, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा और तुम मेरे घर पे आज रात भर रुक जाना। उसके बाद कल सुबह होते ही तुम अपने घर के लिए निकल जाना। वो लड़की, और देरी क्या थी, बस वो लड़की ने ये सुनते ही फटाक से खुश होते हुए दौड़ कर उस गाड़ी में जाकर बैठ गई। दादाजी ने भी सोचा कि हो सकता है कि लड़की नाटक कर रही हो और बस गाड़ी में बैठने के लिए सब कह रही हो। दादाजी भी खुशी खुशी उनको लेकर चल दिए। आधे रास्ते पहुंचने के बाद दादाजी मुड़ मुड़ कर उस औरत को देखने की कोशिश कर रहे थे, मगर वो औरत तो जैसे अपनी घूंघट के पीछे छुप सी गई थी। उसका चेहरा देखना बहुत मुश्किल हो रहा था। उसके बाद आधे घंटे बाद वो अपने घर पे पहुंच चुके थे। घर पर पहुंचते ही उनकी माँ दौड़ते हुए आई और बोली कि क्या हो गया, इतना लेट कैसे हो गया, तुम्हें कोई चिंता नहीं है क्या? घर पे तुम्हारी माँ के लिए और तुम्हें कोई परवाह ही नहीं है। तभी उन दादाजी ने बोला, अरे छोड़ो छोड़ो, पता है मैं एक औरत को लेके आऊँ कि बीच रोड पे बैठी हुई थी, बेचारी बहुत गरीब है। आज रात एक काम करो, तुम इनसे खाना बनवा लो और मच्छी मच्छी भी लाया हूँ मैं, आज मज़ा आएगा खाने में। उनकी माँ को वो औरत उसी समय काफ़ी अजीब सी लगी थी क्योंकि लिए उस औरत ने अपना मुंह पूरा ढका हुआ था
और कुछ बोल भी नहीं रही थी। उनको लगा कि कहीं ये चोर तो नहीं और हमारे सोने या फिर खाना बनाने के बाद ही सारा सामान लेके भाग ना जाए। उनको तो रात भर नींद भी नहीं आ रही थी और खाना बनाते समय तो जैसे उनकी नींद ही हराम थी। तब माँ ने उनको बोला कि सुनो, तुम कल सुबह होते ही निकल जाना और रात भर इधर उधर मत घूमना और किचन में जाओ, फटाक से सब्ज़ी पड़ी है, खाना बनाओ और जल्दी से लाओ, हम सब थके हुए हैं बहुत बुरी तरीके से। और उसे कह के अंदर भेज दिया। काफ़ी देर बीत जाने के बाद वो बाहर नहीं आई। बहुत देर इंतज़ार करने के बाद उनकी माँ भी काफ़ी चिंतित हो गई थी। जल्दी से उन्होंने किचन में गई। किचन में जाके देखा तो वो औरत तक सिर्फ मछली निकाल रही थी थैली में से। माँ बहुत गुस्सा हो गई। उन्होंने गुस्से में कहा, ये क्या कर रही हो तुम? हाँ, इतनी देर हो गई, इतनी देर से मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि खाना बनाओ खाना बनाओ, क्या कर रही हो यहाँ पे बैठ के? हाँ, मस्ती चल रही है यहाँ पे, अभी तक तुम्हारा मछली ही नहीं निकला। उसके बाद माँ ने अपना गुस्सा किसी तरह कंट्रोल किया और फिर उसके लिए चूल्हा जलाया और बोला कि चलो अब खाना बना लो, कोई बात नहीं। और पूरे समय माँ उनका छुप छुप के अपना चेहरा उसका देखने की कोशिश कर रही थी, मगर वो औरत तो जैसे अपना चेहरा दिखाना ही नहीं चाहती थी। बार बार घूंघट को खींच खींच के अपना चेहरा छुपा रही थी। बाद में माँ ने भी सोचा कि हो सकता है कि ये घबरा रही हो और दूसरों के सामने इसको अपना चेहरा दिखाना पसंद ना हो। तो माँ भी चली गई। उसके बाद 10-15 मिनट बीत जाने के बाद वो जब वापस आके देखती हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उन्होंने देखा कि वो औरत थैली में से मछली निकाल कर कच्चा खा रही थी और पता नहीं कैसे खा रही थी, फाड़ फाड़ के खा रही थी एकदम जानवर की तरह। इंसान तो वैसा नहीं खा सकता। वो काफ़ी डर गई। उन्होंने तुरंत ही दौड़ के जाके अपने ड्राइवर और अपने बेटे को यानी कि दादाजी को बुलाया और ज़ोर ज़ोर से उनको चिल्लाने लगी। जब तक वो सब किचन में पहुंचते तब तक वो औरत गायब हो चुकी थी और वो मछली भी वहीं पे पड़ी हुई थी, झूठी, गंदी और खूने खून। उस दिन के बाद वो औरत कभी नहीं दिखी। ताज्जुब की बात ये भी थी कि वो औरत गई कहाँ, क्योंकि लिए वहाँ पे किचन में कोई भी दूसरा रास्ता नहीं था जिससे कि वो जा सकती थी। तो आखिर वो औरत गई कहाँ? ये सब आज भी उनके लिए बहुत शॉकिंग है। उस दिन के बाद से लेके आज तक वो लोग कभी भी उस रास्ते से वापस नहीं गए। उसके बाद उनकी माँ ने उनके घर में काफ़ी बड़ी हवन पूजा करवाई और फिर ये चीज़ कंफर्म की कि आइंदा के बाद उनके फैमिली से कोई भी उस रास्ते पे कभी नहीं दिखेगा। तो दोस्तों, बस यहीं तक थी कहानी। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो और ये कहानी सुन के आपको थोड़ा सा भी डर लगा हो तो दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आने वाले नए हॉरर स्टोरीज़ के लिए नोटिफिकेशन का बेल प्रेस कर देना, ताकि जब भी हमारी कोई भी नई हॉरर स्टोरी है देन यू विल बी द फर्स्ट वन टू गेट नोटिफाइड। तो दोस्तों चलिए चलता हूँ और फिर लौटूंगा एक और सच्ची डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय। तो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? देखो, मैं फिर से आ गया एक और सच्ची डरावनी कहानी के साथ। मैं हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी में एज अ ऑपरेटर काम करता हूँ। मेरा घर उस कंपनी से करीबन 10 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। मैं अपनी बाइक से ही वहाँ से आना और जाना करता हूँ। आमतौर पर मेरा आधा घंटा लगता है जाने में और आधा घंटा लगता है आने में। ऑफिस से आते समय रास्ते में जब मैं आ रहा था तो मुझे अचानक से वो मेरा पहली बार था जब मुझे एक लड़की दिखी। बहुत सुंदर सी थी, स्माइल कर रही थी। आई थिंक मुझे देख के कर रही थी। मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मैं भी पहले तो डर गया,
मुझे लगा कि लड़की मुझे क्यों स्माइल कर रही है। मैं इग्नोर कर कर वहाँ से चला गया। फिर दूसरे दिन यानी कि अगले दिन वापस वो लड़की मुझे वहीं पे दिखी और मुझे देखकर स्माइल करने लगी। मैं वापस डर गया। इस बार मैं सही में डर गया था। मैं वहाँ से तुरंत निकल गया। फिर तीसरा दिन, हाँ वो तीसरा ही दिन था जब वो मुझे आखिरी बार दिखी थी। उसने मुझे देखा तो मैंने उसको देख के हिम्मत करके स्माइल कर दी। और उसके बाद हम दोनों ने आंखों ही आंखों में काफ़ी कुछ कह दिया और सुन लिया। उसके बाद मैं वहाँ से चला गया और जब मैं चौथे दिन वापस आया तो वो वहाँ नहीं थी। उसके बाद कई दिनों तक मैं वहीं पे आता रहा, रुका रहा, मगर वो मुझे कभी दिखी नहीं वहाँ पे। पता नहीं ऐसा क्या हुआ जो वो लड़की वहाँ पे कभी दिखी नहीं। मगर ऐसे करते 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 काफ़ी दिन गुजर गए। मैं उसके चक्कर में अपने ऑफिस से भी छुट्टी ले लेता था। कई दिन तक मैं जाता नहीं था। सोचता था कि वो लड़की कहीं ना कहीं तो दिखेगी मुझे, मगर वो लड़की कहीं नहीं दिखती थी। मगर कुछ दिनों बाद जब ऐसे ही मैं अपने घर में घूम रहा था तो अचानक से मुझे उसका कॉल आया। उस कॉल में वही लड़की थी। मगर मैं काफ़ी शॉक था कि आखिर उसके पास मेरा नंबर आया कहाँ से, और अगर उसके पास मेरा नंबर आ भी गया तो उसको कैसे पता कि अभी इस समय मैं उसी को ढूंढ रहा हूँगा। जब हमारी बातचीत हुई मगर उस समय उसकी आवाज़ इतनी मीठी थी कि मैं बाकी सारी बातें पूछना ही भूल गया और हाँ कर दिया उससे मिलने के लिए। मेरा एक दोस्त है जिसका नाम प्रवीण था। काफ़ी अच्छा आदमी था, मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, कभी किसी से लड़ाई नहीं करता था। एक दिन मुझे याद है कि मेरे लिए उसने किसी से लड़ाई की थी। बस वो दिन है और आज का दिन है। मैंने उसको बोला कि यार चलना, साथ चलते हैं। एक लड़की से मेरी बात हुई है और काफ़ी उसको मैंने सारी बातें बताई तो उसने और मैंने जाने का प्लान बनाया। ऐसा नहीं था कि मैं डरता था उस लड़की से मिलने के लिए, बस इतनी सी बात थी कि चाहता था कि कोई साथ हो बस। उसके बाद हम वहाँ पे पहुँचे। वहाँ पे पहुँचने के बाद काफ़ी देर इंतज़ार किया हमने, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, मगर वहाँ पे कोई आया नहीं। ऐसा लगा था जैसे कि कोई कभी आएगा ही नहीं। हम वहाँ से वापस आ गए। उसके बाद मैं अपने घर में सोच के घूम रहा था कि आखिर उसने ऐसा किया क्यों। कहीं उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई, या फिर कहीं किसी ने उसको मुझसे बात करते हुए तो नहीं देख लिया। ये सब सोचते सोचते मैं अपने घर में घूम रहा था। घूमते घूमते अचानक से उसका कॉल आया। कॉल आते ही मैं तो बहुत गुस्सा हो गया। उसको बोला, ये क्या नाटक है? हाँ, तुमने मुझे बुलाया कि वहाँ पे बैठना है, तुम्हें मुझे मिलना था ना। और ये इतना कहते कहते मैं बहुत गुस्से में आ गया था। मैंने उसका फ़ोन काट दिया। उसके बाद अगले दिन उसका वापस मुझे कॉल आया। फिर उसने बोला कि मुझे माफ़ कर दो यार, मैं थोड़ा घबरा गई थी, मगर आइंदा के बाद नहीं होगा। तुम मुझे कल इसी समय कॉल करना। मैंने इतना सुनते ही फ़ोन काट दिया। फिर अगले दिन मैंने हिम्मत करते हुए उसको कॉल किया। मेरी बदकिस्मती थी कि उसकी माँ ने उसको कॉल उठा लिया था। मैं लकी था क्योंकि मुझे अचानक से याद आ गया कि मैंने उसे प्रोजेक्ट का बहाना कह दिया कि मैं उसके कॉलेज का स्टूडेंट हूँ और प्रोजेक्ट के रिलेटेड मुझे उससे बात करनी है। तो उसकी माँ गुस्से में बोली, क्या बद्दा मजाक है, मेरी बेटी को मरे हुए 3 महीने हो चुके हैं और तुम बोलते हो कि तुम मुझसे अभी बात किए थे। मेरे तो पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी। मुझे तो समझ नहीं आ रहा था कि आखिर करे तो करे क्या। मैंने उसकी माँ से बोला कि नहीं नहीं, मैं अभी भी मिला था, ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं अभी भी मिलाता हूँ उससे, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? आंटी भी गुस्से में बोलने लगी कि शक है तो घर पे आ जाओ, घर पे आके देख लो, उसी की फ़ोटो है और उस पे हार भी चली है। और मेरे हाथ से मोबाइल छूट गया और मैं बुरी तरीके से कांपने लगा। मैंने सोचा कि जिस लड़की को देख रहा था मैं, वो लड़की थी कौन? मुझे फिर भी यकीन नहीं हुआ। मैंने अगले दिन फिर प्रिया की मम्मी को फ़ोन लगाया और फ़ोन लगाकर सारी घटना बताई। तो उन्होंने कहा, मेरी बात पे विश्वास नहीं हो रहा ना,
तो घर आकर देख लूँ। घर में फ़ोटो भी लगी है और उस फोटो पे हार भी है। मैं इंतज़ार मेरे से इंतज़ार नहीं हुआ। अब चाहे आप उसे कुछ भी कहें, मैं मैं फटाक से अपनी बाइक को लेकर उसके घर पे पहुंचा। उसकी माँ ये घटना सुन के भावुक हो चुकी थी। लेकिन उस दिन से मैंने अपनी वो सिम निकाल कर फेंक लेकिन उस दिन के बाद मैंने अपने फ़ोन में से वो सिम निकाल कर बाहर फेंक दिया और उसके बाद कभी भी उस रास्ते से वापस नहीं गया। आज भी आज भी मुझे डर लगता है कि दिन के 10 कॉलों में से कोई एक कॉल भी कहीं उसका ना हो। तो दोस्तों बस कहानी तो दोस्तों अगर आपको ये कहानी सुन के डर लगा हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का मन करे तो दोस्तों प्लीज़ बिना सोचे समझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हमारी कोई भी नई हॉरर स्टोरी आए देन यू विल बी द फर्स्ट वन टू गेट नोटिफाइड। तो दोस्तों चलिए चलता हूँ और फिर लौटूंगा एक ऐसी ही सच्ची डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय। हम डर कर घर की तरफ भागने लगे। अजीब सा ठंडा मौसम हो चुका था। हमें इतना डर लग रहा था कि पूछो मत। हम सब लोगों में से पवन काफ़ी मजबूत और गठीला आदमी है। उसे जल्दी किसी से डर नहीं लगता। मगर बड़ी अजीब सी बात थी, उस समय उसको बहुत डर लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसको किसी बात का सदमा लग चुका है और ऐसा लग रहा था जैसे कि उसे अपना अंत दिख रहा है। कांपने लगा था वो। उसको हमने किसी तरह समझाया और उसके बाद हम उसको वहाँ से लेकर भागने लगा। तो नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। देखो मैं फिर से आ गया एक और सच्ची डरावनी कहानी के साथ। दोस्तों आज की जो कहानी हम लोग सुनने वाले हैं, ये कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है एंड आई एम श्योर यू लाइक इट। नीलेश, 3 साल पुरानी घटना, माधोपुर दिल्ली के पास एक छोटी सी जगह। एक रात मैंने चाचा जी से सुना कि गांव में नदी के पार कुछ रहता है जो अपनी मर्जी से कोई भी रूप ले लेता है और उसके हंसने की आवाज़ बहुत डरावनी है जो कि दूर दूर तक सुनाई देती है। उसका असली रूप जिसने देखा है उनमें से कुछ तो मर गए और कुछ ऐसे हो गए, उनकी हालत इतनी भयानक हो गई गांव के लोग डर के मारे उसका नाम भी लेने से कांपते हैं। खैर उस रात मैंने ये सारी बात अपने दोस्तों को बताई और साथ चलने को बोला। कुछ तो डर गए, कुछ तो मेरे दोस्तों में से कुछ दोस्त तो डर गए, कुछ मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो गए। अब हम 4 दोस्त, मैं, बिट्टू, पवन और अशोक नदी की तरफ चल पड़े थे। हम खेतों में से आ रहे थे और आसपास कोई भी नहीं था। फिर हम नदी के ऊपर बने पुल से नदी पार करके बंजर जगह पर पहुंच गए थे, जहां बहुत से आम के पौधे जिसके ऊपर आम जैसे फल लगे हुए थे, जिसके अंदर रोई जैसा कुछ होता है। हमें बाद में पता चला कि रात को उस पर थूकने से वो पीछे पड़ जाता है। पवन ने आम समझकर उसे खा लिया और कड़वा होने की वजह से उसने उस पौधे पर थूक दिया। मेरा दोस्त जिसका नाम पवन है, उसने मस्ती में भूख लगने के लिए की वजह से उसको ऐसा लगा जैसे कि वो फल आम है
उसने उसको आम समझते हुए उस फल को खा लिया। उस फल को खाने के बाद उसको ऐसा लगा जैसे कि ये फल एकदम सड़ा हुआ है। उसने उस फल को खाने के बाद उस पौधे पे थूक दिया। अचानक से हमें पीछे से किसी के दौड़ने की आवाज़ आई, पर वहाँ कोई भी नहीं था। हम डर कर घर की तरफ भागने लगे। अजीब सा ठंडा मौसम हो चुका था। हमें इतना डर लग रहा था कि पूछो मत। हम सब लोगों में से पवन काफ़ी मजबूत और गठीला आदमी है। उसे जल्दी किसी से डर नहीं लगता। मगर बड़ी अजीब सी बात थी, उस समय उसको बहुत डर लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसको किसी बात का सदमा लग चुका है, और ऐसा लग रहा था जैसे कि उसे अपना अंत दिख रहा है। कांपने लगा था वो। उसको हमने किसी तरह समझाया और उसके बाद हम उसको वहाँ से लेकर भागने लगे। हम डर कर घर की तरफ भागे और गांव में पहुंचकर अपने घर की तरफ चल दिए। पवन और बिट्टू का घर एक ही रास्ते में था। जब वो साथ साथ चल रहे थे तभी पवन के पापा सामने खड़े मिले और बोले कि बेटा, मैं तुम्हारा इतनी देर से इंतज़ार कर रहा था। और वो तीनों साथ में चल पड़े। बिट्टू के घर के पास पीर बाबा की एक दरगाह थी। बिट्टू के पापा ने वहाँ पहुँचने से पहले ही पवन से बोला कि बेटा, आज दूसरे रास्ते चलेंगे। पवन बोला, चलो ना पापा, हमें इसी रास्ते से चलना चाहिए। बिट्टू को भी घर छोड़ देंगे और दरगाह में माथा भी टेक लेंगे, क्योंकि लिए आजकल मेरे एग्ज़ाम के मार्क्स भी अच्छे नहीं आ रहे थे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि उससे कुछ दिनों पहले पवन का मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम हुआ था। उसको उसमें बहुत ख़राब मार्क्स आए थे, तो इसीलिए उसने सोचा कि मन्नत मांगेगा तो क्या पता उसके मार्क्स कुछ अच्छे हो जाए। मगर उसके पापा ने गुस्से में उसे मना कर दिया और दूसरे रास्ते की तरफ चल पड़े। बिट्टू अपने घर की तरफ चल पड़ा और अचानक दरगाह के पास गिर पड़ा। पवन अपने पापा से हाथ छुड़ाकर बिट्टू को उठाकर उसके घर ले गया। उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। जब वो दोनों बिट्टू के घर पहुँचे तो उनके ये देखकर होश उड़ गए कि बिट्टू और पवन दोनों के पापा बात कर रहे थे। पवन को देखकर वो बोले, कहाँ चले गए थे तुम? इतना टाइम हो गया, खाना पीना नहीं खाना क्या? आजकल के बच्चों को न खाने की समझ है न किसी और की। चलो अंदर जाओ और आराम कर लो, खाना मिलने वाला है। पवन घबराकर बाहर की तरफ दौड़ा और उसे दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आया। वो ये चेक करने गया था कि आखिर वो कौन था जिसने उसे इतना फोर्स किया कि तुम इस रास्ते पे चलो, दूसरे रास्ते पे चलो। मगर बहुत ढूंढने के बाद भी उसे कोई नहीं मिला। तो आखिर वो कौन था जो उसके साथ उस समय था और उसे दूसरे रास्ते पे लेके जा रहा था? क्या होता अगर वो उस रास्ते पे चला जाता? क्या होता अगर बिट्टू सही समय पे नहीं आता? क्या होता अगर वो दरगाह वहाँ पे नहीं होती? आज भी उसे आज भी पवन को वो दर्दनाक किस्सा बार बार याद आता है। तो दोस्तों, बस यहीं तक थी कहानी। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का मन करे तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं हर हफ्ते 1 घंटे की कहानियाँ लाता रहता हूँ और हफ्ते में करीबन 2 या 3 कहानी लाने का मेरा मकसद रहेगा। तो दोस्तों, अभी मेरी थोड़ी बिगिनिंग है। दोस्तों प्लीज़ मुझे मोटिवेशन मिलेगी, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो दोस्तों चलिए, चलता हूँ और फिर मिलूँगा आपसे एक ऐसी ही सच्ची डरावनी कहानी के साथ। तो दोस्तों, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।
दूसरी कहानी निधि की है। निधि जो कि कॉलेज में पढ़ती है, बीबीए करते करते उसके सेकेंड ईयर हो गए थे। उन दिनों उसकी बहन की तबीयत खराब थी। उसके परिवार में 3 लोग थे। उसको मिलाकर वो, उसके पापा, उसकी मम्मी और उसकी एक छोटी सी बहन। कुछ दिनों से उसकी छोटी बहन बहुत बीमार चल रही थी। एक दिन उसकी बहन एक छोटा सा पैकेट लेस का लेके आई, चिप्स का लेके आई। उसकी बड़ी बहन ने थोड़ा सा खाने के लिए उसमें से निकाला तो उसकी बहन उससे लड़ने लग गई। ताज्जुब की बात यह नहीं थी कि वो उससे लड़ने लग गई थी। ताज्जुब की बात यह थी कि आज तक जिसने अपनी बड़ी बहन से आग भी नहीं मिलाई हो, आज वो उससे लड़ रही थी। और किसको लेके? सिर्फ एक चिप्स को लेके। उसकी आंखों में जो गुस्सा था, ऐसा लग रहा था कि जो बीच में आएगा सबको मार देगी आज, सबको घसीट के ले जाकर कमरे में बंद कर कर मार देगी, ऐसा लग रहा था। हम सब उसकी नेगेटिविटी पूरे घर में महसूस कर पा रहे थे। इसकी वजह से निधि काफ़ी डिप्रेस्ड रहने लगी थी। इसके चक्कर में वो घर से लेट लेट तक घर के बाहर रहने लगी। इस चक्कर में वो अपने घर से रात रात भर दूर रहने लगी। वो रात को घर नहीं जाती थी। उसे लगता था कि वापस उसकी बहन मिलेगी और फिर वापस लड़ाइयाँ होंगी। इसके चक्कर में वो रात भर कहीं बाहर घूमने का मौका ढूंढती रहती थी। ऐसा करते करते काफ़ी दिन बीत गए। एक दिन निधि के दोस्तों ने उसे फोर्स किया कि चलना कहीं घूमने चलते। उसकी कॉलेज से दूसरा रास्ता मिलता था। वो रास्ता एक हॉस्पिटल से होता हुआ जाता था जो कि उसी के कॉलेज का था। उसके बाद उस कॉलेज में जाते जाते करीबन रात के 12 बज चुके थे। उसके दोस्तों के यहाँ पहुँचने के बाद उन्होंने मस्ती की और पार्टी की। देर के बाद निधि ने बोला कि अब मुझे जाना चाहिए यार, 2 बज गए और फिर रास्ता भी उतना अच्छा नहीं है। उसके दोस्तों ने उसे काफ़ी मना किया, उसे काफ़ी मनाया, मगर निधि मानी नहीं। निधि ने बोला कि नहीं यार, मुझे जाना पड़ेगा। उसके बाकी दोस्तों ने उसे काफ़ी मना किया, अरे रुक जा यार, इतनी रात को कहाँ जाएगी यार, पागल है क्या, आना मस्ती करते हैं यार। क्या करेगी तेरी बहन, वापस घर पे रुकी होगी और तेरे को परेशान करेगी। मन छोड़ सब कुछ, आजा मेरे साथ बैठ, मस्ती करेंगे हम सब। आज तो मैं दारू भी लेके आई हूँ और तेरे को याद है वो पवन भी आएगा आज, उसे तेरी बातचीत भी करा दूंगी। ये सब कहकर वो परेशान करने लगे निधि को। निधि ने गुस्से में हाथ से आते हुए बिना बात किए वहाँ से निकल गई। उस हॉस्पिटल के सामने से गुजरते गुजरते रात के 12 बज चुके थे। घना अंधेरा था और सुनसान रास्ता था। ऐसा लग रहा था जैसे कि कुत्ते उसे खाने के लिए दौड़ रहे हैं। जब वो वहाँ से गुजरने लगी तो अचानक से उसे ऐसा लगा जैसे कि उसके पीछे कोई है। उसने मुड़ के देखा तो वहाँ पे कोई भी नहीं था। इसके बाद वापस उसे लगा कि कोई उसके पीछे उसका पीछा कर रहा है। उसने वापस मुड़ के देखा, उसे वापस ऐसा लगा कि उसका कोई पीछा कर रहा है। उसने वापस मुड़ के देखा तो वहाँ पे कोई भी नहीं था। वो देख के बहुत डर गई। उसके बाद वहाँ से चलने लगी। चलते चलते उसे अपने सामने एक बूढ़ी सी औरत ज़मीन पे बैठी हुई दिखी। उसके गोदी में एक बच्चा था। उस बच्चे को अपना दूध पिला रही थी वो लड़की। वो औरत अपने बच्चे को दूध पिला रही थी और पिलाते पिलाते रो रही थी। निधि को बड़ा अजीब सा लगा कि इतनी रात को और वो भी ये लड़की इसको दूध पिला रही है और इसे सुनसान रास्ते में बैठकर, और पिला तो रही है मगर पिलाते पिलाते ही रो क्यों रही है। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। वो उसके पास गई और उसने पूछा कि क्या हुआ माँ जी, आप ऐसे रो क्यों रहे हो, कुछ हुआ है क्या, मैं कुछ मदद कर सकती हूँ कि अगर आपको पुराना लगे तो। ऐसा कहते हुए निधि ने उससे पूछा। उस औरत ने रोते हुए जवाब दिया, बेटी मैं अपने बच्चे को दूध पिला रही हूँ मगर पता नहीं ये पी नहीं रहा है, लगता है मर गया। वो लड़की, निधि समझ चुकी थी कि ये औरत अजीब सी बातें कर रही है। वो समझ गई थी कि ये लड़की औरत कुछ सही नहीं है। वो वहाँ से भागने लगी। तभी उस चुड़ैल ने खड़े होकर बोला, कहाँ जा रही है, हाँ कहाँ जा रही है, मज़ा आता है ना, हाँ
गरीबों से बात करने में। हाँ, हम गरीब जब यहाँ पे मरते रहते हैं, हमारे बच्चे दूध के लिए तरसते रहते हैं, तब तुम लोग हमें खाना नहीं देते हो ना। आज तेरा एक खून अपने बच्चे को पिलाऊंगी और उसे उसे मुक्ति दूंगी। ऐसे कह कहकर वो जोर जोर से चिल्लाने लगे। निधि ने पीछे मुड़ कर नहीं देखा। वो भले ही कितनी डरी हुई थी, मगर उसका दिमाग बहुत स्ट्रांग था। उसने किसी तरह उस गली से क्रॉस किया और बाद में उसे एक ऑटो वाला मिल गया, एक ऊबर ड्राइवर मिल गया। उसने उस ऊबर ड्राइवर से बिना राइड बुक किए उसे रिक्वेस्ट की और वहीं से उस बाइक पर बैठकर वहाँ से निकल गई। उसके बाद वो अपने घर को करीबन 4 बजे पहुँची। घर में पहुँचने के बाद उसे अपनी बहन का पता चला। उसने अपनी बहन के सामने सारी बातें बताई और अपनी मम्मी और पापा को सामने बैठाकर अच्छी तरीके से समझाया कि पापा उस रास्ते पे कभी मत जाना। उसके बाद उसकी बहन समझ चुकी थी कि उसके बिहेवियर की वजह से उसकी बहन पर क्या 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 गुजर रहा है। उसके बाद उसकी बहन ने कभी भी उसके साथ कोई लड़ाई नहीं की और उसके बाद निधि ने भी कभी भी उस रास्ते से वापस जाने की हिम्मत नहीं की। तो दोस्तों, बस यहीं तक थी कहानी। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी सुन के डर लगा हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का मन करे, तो दोस्तों प्लीज़ बिना सोचे समझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हमारी कोई भी नई हॉरर स्टोरी आए, देन यू विल बी द फर्स्ट वन टू गेट नोटिफाइड। तो दोस्तों चलिए, चलता हूँ और फिर लौटूंगा एक ऐसी ही सच्ची डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय। तो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? देखो, मैं फिर से आ गया एक और सच्ची डरावनी कहानी के साथ। दोस्तों, आज मैं बहुत दिन के बाद आपके पास वापस आया हूँ अपनी एक और सच्ची डरावनी कहानी के साथ। दोस्तों प्लीज़ मेरी इस कहानी को अपना बहुत प्यार देना, ताकि मेरा चैनल भी ग्रो हो। क्योंकि दोस्तों इन दिनों मैं काफ़ी डीमोटिवेटेड हूँ, क्योंकि दोस्तों मेरा चैनल इतना ग्रो नहीं कर रहा। तो दोस्तों बिना आपका टाइम बर्बाद किए चलिए कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम समीर कुमार साहू है और मैं उड़ीसा के जारसगुड़ा का रहने वाला हूँ। इस बात को बीते आज 10 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी ऐसा लगता है जैसे कि वो मंजर मेरे आंखों के सामने है। उन दिनों मैं नौकरी के चक्कर में इधर उधर घूमता रहता था। सुबह घर से निकलता और शाम तक वापस आता था। ऐसे ही एक शाम जब मैं घर आ रहा था तो मुझे कुछ दोस्त वहाँ मिले, यानी कि सुनसान रास्ते पे। दोस्तों ने मुझे कहा कि आज रात हम पार्टी कर रहे हैं, चल तू भी आ जा, मस्ती करेंगे और रात भर हमारे साथ ही रुक जाइए। मैं उन लोगों की बात मान गया और रात भर उनके साथ बिताने का फैसला किया। मैंने घर फ़ोन करके पापा को बता दिया था कि पापा मैं रात को काफ़ी लेट आऊँगा, आप खाना खा लेना। और फिर हम वहाँ से अपने एक दोस्त के यहाँ चले गए, जहाँ हमने रात को करीबन 11:30 बजे तक पार्टी एंजॉय की। फिर मैंने अपने दोस्तों को कहा कि यार मुझे घर जाना है, काफ़ी रात भी हो चुकी है और मम्मी पापा काफ़ी अकेले हैं। इतना सुनते ही मेरे दोस्त
मुझसे काफ़ी जिद करने लगे, लेकिन लेकिन मैं नहीं माना। मैं नहीं रुक पाऊंगा। उन्होंने मुझे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं नहीं माना। मेरा दोस्त बोला कि जंगल में संभल के जाना, और अपनी बाइक लेके मैं वहाँ से निकल गया। कुछ किलोमीटर जाने के बाद ही जंगल शुरू हो गया। वो रास्ता बिल्कुल सुनसान था, लेकिन मैं बाइक पे था, इसलिए मुझे कोई डर नहीं था। इसलिए मुझे कोई डर नहीं था। मैं आराम से जा रहा था, लेकिन मैं जैसे ही जंगल पार करके बाहर हाईवे की तरफ पहुंचा, तभी मुझे एक बूढ़ी औरत बैठी दिखाई दी। अपनी छाती को पीट पीट कर रो रही थी। उसको देख के मैंने अपनी बाइक वहीं रोक ली। मैंने उससे पूछा कि ऐसा क्या हुआ जो आप इतना रो रही हो? कुछ बातें तो बताओ, क्या पता मैं आपकी मदद कर पाऊँ। तभी उस औरत ने जो बोला, वो बात मुझे आज तक याद है। ये ये बच्चा उठ नहीं रहा है। मेरे मेरा बच्चा मेरा बच्चा मर जाएगा। मेरा बेटा कैसे बचेगा? इतना कहते ही वो औरत जोर जोर से रोने लगी। उस वक्त मैं समझ गया था कि यहाँ पक्का कुछ गड़बड़ है। मैं जल्दी से पीछे हटा और वहाँ से जाने लगा, लेकिन तभी वो औरत मुझे बोली कि जा रहे हो, आज तेरा ही खून मैं अपने बेटे को पिलाऊंगी और उससे अमर करूंगी। मैं बहुत डर गया था, लेकिन मैंने हिम्मत से काम लिया और जल्दी से जैसे खड़ी हो गई और ज़ोर ज़ोर से पीछे से गाली देने लगी, गंदी गंदी गालियाँ, और चिल्ला चिल्ला के बोली। वहाँ से निकल गया बाइक स्टार्ट करके, और तभी वो औरत बोली कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, ये बात याद रखना। लेकिन मैं उस बात से डरा नहीं। मैं किसी तरह अपने घर पहुंच गया, और घर पहुंचते ही मैंने अपना घर का दरवाज़ा खटखटाया। मेरी मम्मी ने घर का दरवाज़ा खोला तो मैं दरवाजे पर ही पड़ा हुआ था। मैंने अपनी सारी बात अपने घर वालों को बता दी, और तो मेरे पापा रात में ही मुझे एक पठान बाबा के पास लेके गए। उन्होंने मुझ पे झाड़ फूक किया और बोला कि वो एक डायन थी। उन्होंने मुझे एक ताबीज़ दिया और बोला कि अब तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। और उस दिन के बाद से मेरे साथ वैसा कोई हादसा फिर कभी नहीं हुआ। और आज भी जब भी मैं सो के उठता हूँ तो अपनी माँ और अपने पापा का धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे सही समय पे बचा लिया। तो दोस्तों, और आज भी मैंने वो माला अपने गले में पहन रखी है, और यहाँ तक कि आपको ये कहानी सुनाते हुए भी मैंने अपना हाथ पूरे समय अपने माला पर ही रखा हुआ था। तो दोस्तों, बस यहीं तक थी कहानी। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो और मेरी कहानी सुन के आपको थोड़ा सा भी डर लगा, तो दोस्तों प्लीज़ बिना किसी देरी के हमारा चैनल आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ में नोटिफिकेशन का बेल भी प्रेस कर देना, ताकि जब भी हमारी कोई भी नई हॉरर स्टोरी है, देन यू विल बी द फर्स्ट वन टू गेट नोटिफाइड। तो दोस्तों चलिए कहानी ख़त्म करते हैं, और दोस्तों फिर मिलूँगा आपके साथ एक ऐसी ही सच्ची डरावनी कहानी के साथ। तो दोस्तों, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।
नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। देखो, मैं फिर से आ गया एक और सच्ची डरावनी कहानी के साथ। तो दोस्तों चलिए बिना किसी देरी के चलिए कहानी शुरू करते हैं। मित्रों, मेरा नाम गजेंद्र प्रजापत है। मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। मैं आज जो आपको किस्सा सुनाने वाला हूँ ये आज से 10 साल पहले मेरे साथ घटा था। दोस्तों, आपने सुना होगा कि रात को पानी अपने पास रखकर ही सोना चाहिए। ये मेरी कहानी पानी पर आधारित है। आज से 10 साल पहले मैं अपने मामा के यहाँ जैसलमेर गया था। वहाँ जाकर पता चला कि यहाँ तो 2 साल से अकाल पड़ा है और पानी लेने के लिए 5 किलोमीटर जाना पड़ता था। मामा मामी से मिलने के बाद मेरे मामा का लड़का और मैं पानी लेने के लिए चल पड़े। रास्ते में पैदल चलते हुए थक गए थे और एक जंगल बैठ गए। तब उसने एक किस्सा सुनाया कि पिछले साल पानी की वजह से एक औरत का बच्चा रो रहा था और वो काफ़ी बीमार था। इसलिए वो पानी मांगने के लिए हमारे गांव में आई, लेकिन उसको किसी ने पानी नहीं दिया। जब वो वापस लौट रही थी तो रास्ते में उसको ठाकुर के घर पर पानी दिखा। तो उसने बिना पूछे पानी पीने की कोशिश की। जब उसको ठाकुर ने देखा तो गुस्से से आग बबूला हो गया और कुदाली लेकर उस औरत की तरफ दौड़ा। उस औरत ने भागने की कोशिश की, लेकिन वो गिर गई। ठाकुर ने बिना आव ताव देखे कुदाली से उस औरत की हत्या कर दी। उसके एक दिन बाद उस बच्चे की भी बिना पानी के मौत हो गई। कुछ दिनों बाद खबर आई कि उस कुदाली से ठाकुर को भी किसी ने मार दिया है और धीरे धीरे उसके पूरे परिवार को किसी अनजानी ताकत ने मौत के घाट उतार दिया था। ये किस्सा सुनने के बाद हम दोनों पानी लेकर वापस गांव की तरफ लौटने लगे। हल्का हल्का अंधेरा हो चुका था। अचानक हमारे सामने एक बच्चा आया और पानी मांगने लगा, लेकिन इतनी दूर से पानी लाने के कारण हमने उससे मना कर दिया। घर पहुंचकर मैंने खाना खाया और पेड़ के नीचे पलंग पर सो गया। अचानक से रात को वही बच्चा मेरे सामने आया और पानी मांगने लगा। मैंने ध्यान नहीं दिया और गुस्से से उसे कहा कि चले जाओ यहाँ से। और मेरे सामने वो औरत दिखाई दी। अचानक से मैं उठ गया और देखा वहाँ कोई नहीं था। मैंने सोचा कोई सपना आया होगा। फिर रात को 2 बजे के आसपास मैं पेशाब करने के लिए खुले मैदान की तरफ गया और मुझे पानी शब्द सुनाई दिया। मैंने सोचा मामी होगी। फिर मैं वापस पलंग की तरफ लौटा ही था कि अचानक से फिर पानी शब्द सुनाई दिया। अब मैं गुस्से में आ गया था और गुस्से से आग बबूला हो गया और कहा, कौन है, सामने आओ, अभी पानी देता हूँ। इतना कहते ही मेरे पीछे किसी के होने का एहसास हुआ तो मैं पीछे मुड़ा। तो मैं जैसे ही पीछे मुड़ा तो मैंने देखा कि एक औरत कुदाली लेकर खड़ी थी और मैं डर के मारे बहुत ज़ोर से भागा और रास्ते में एक पत्थर से टकराकर नीचे गिर गया। उसके बाद जो हुआ वो चमत्कार से कम नहीं था। उस रात हल्के बादल थे और अचानक कुछ पानी की बूंदें उस औरत पर पड़ी और वो औरत गायब हो गई। और मैं अपने मामा मामी को बिना बताए निकल पड़ा। स्टेशन पर पहुंचा और बैठे हुए मैंने देखा कि एक बच्चा रो रहा था। मैं घबरा गया, लेकिन वो औरत पास आई और पानी मांगने लगी। मेरे को पानी चाहिए था, लेकिन मैंने उस बोतल से उस औरत को पानी दे दिया। मुझे वो दिन और वो रात वापस याद आ गया।
उसके बाद से मैं हमेशा पानी अपने पास रख कर सोता हूँ और उसके बाद से मेरे साथ कभी वो हादसा फिर कभी नहीं हुआ। दोस्तों बस यहीं तक थी कहानी। तो दोस्तों अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो और ये कहानी सुन के आपको थोड़ा सा भी डर लगा तो दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन का बेल प्रेस कर देना, ताकि जब भी हमारी कोई भी नई हॉरर स्टोरी है देन यू विल बी द फर्स्ट वन टू गेट नोटिफाइड। तो दोस्तों तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा लेता हूँ और फिर लौटूंगा एक ऐसी ही सच्ची डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय। चलिए कहानी शुरू करते। मेरा नाम नीतू है और मैं उड़ीसा के कुट्टक से हूँ। मैं आपको अपनी छोटी बहन के साथ घटी एक सच्ची घटना बताने जा रही हूँ। यह आज से करीबन 6 महीने पहले की बात है। उस दिन मेरी एक फ्रेंड और मेरी फ्रेंड की फैमिली हम सब दमदामिनी नाम की एक जगह पर घूमने गए थे। उस जगह पे हमने काफ़ी देर घूमे फिरे, मस्ती की। वहाँ पे एक मंदिर भी था। हम लोग उस मंदिर में गए और हमने पूजा वूजा सब की। थोड़ी देर बाद हमने वहाँ पे खेलना शुरू किया। खेलना शुरू करने के बाद हमने पीछे मुड़ के देखा तो देखा कि मेरी बहन वहाँ पे गुमसुम बैठी हुई थी। मैं उसके पास गई और उससे पूछा कि ऐसा क्या हुआ जो इतनी चुपचाप बैठी है, मैंने कोई बदतमीज़ी की क्या तेरे साथ? तो उसने मुझे बताया कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं। असल में दरअसल बात यह है कि मैं पीपल के पेड़ के नीचे बैठी थी, तभी एक बंदर ने आके मुझे डरा दिया और मैं नीचे गिर गई और तब से मेरा मूड बहुत ख़राब है। तभी मैंने उससे बोला कि अच्छा चल छोड़, ये सब बातें तो होती रहती है, चल अच्छा सेल्फी लेते यार, मस्ती करेंगे, अच्छा चल। इतना कहते ही मैंने उसको बुलाया और हम सब सेल्फी खींचने लगे। सेल्फी मेरी बहन खींच रही थी, उसका गर्दन टेढ़ा करके, वो टेढ़ी से स्माइल करके फ़ोटो खींचना हम सबको यह एहसास दिला रहा था कि वो कितने गुस्से में है। फिर हमने ज़्यादा बात ना करते हुए वहाँ से जाने का फ़ैसला किया। उसके बाद हम वहाँ से जाने लगे। वहाँ से जब हम जा रहे थे तभी मेरी बहन ने मुझे पीछे से टोका और बोला कि अरे मेरे बच्चे, अरे उसको तो लेके चलो। तभी मैंने उससे पूछा कि किसको लेके चलो? तो उसने बोला कि मेरे बच्चे को लेके चलो। तो मैं ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। मैंने सोचा कि यार इसका कौन सा बच्चा आ गया। मैंने उसको भी यही बोला कि अबे तेरा कौन सा बच्चा है जो यहाँ छूट गया, चल नाटक मत कर। यही कहते हुए फिर हम वहाँ से निकल गए। उसके बाद हम अपने घर पे वापस आ गए। करीबन 2 या 3 दिन बीत गए थे, सब सही जा रहा था। तभी अचानक से कुछ दिनों बाद नवरात्रि की कुछ पूजा होने वाले थे, इसीलिए हमारे कॉलोनी के एंड में एक मंदिर पड़ता था। उस मंदिर में काफ़ी हवन और पूजा होने वाला था, जो कि चालू हो गया था। वो हवन जैसे ही चालू हुआ मेरी बहन अचानक से चिल्लाने लगी, अपने दीवार पे सर मारने लगी और नाखून रगड़ने लगी और ज़मीन पे गिर गई और चिल्ला के कहने लगी कि ये मंदिर, इस मंदिर को बंद करो। इस मंदिर में से जो आवाज़ आ रहा है ना, मेरे कान के पर्दे फाड़ रहा है। इस मंदिर को बंद करो वरना मैं यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना सबको मार दूँगी, सबको मार दूँगी। इतना कहते हुए फिर वो बेहोश हो गई। इतना कहते हुए वो बेहोश हो गई। तभी मेरी माँ समझ गई थी कि इसमें कोई बुरी आत्मा है। हमने उससे जाके अपने रूम में सुला दिया। कुछ समय सोने के बाद वो अचानक से उठी और बोलने लगी कि मेरा बच्चा कहाँ है, मेरा बच्चा कहाँ है। तभी मेरी माँ ने उसको बोला कि मैं जानती हूँ तू मेरी बेटी नहीं, तू है कौन, नाम बता तेरा। तब उसने बताया कि मैं सुनीता हूँ, मैं यहीं की रहने वाली हूँ। मेरी दरअसल एक लव मैरिज हुई थी। इतना सुनते ही उसकी माँ ने बोला कि बात क्या है, पूरी बात बता, तू यहाँ पे आई कैसे और तू मेरी बेटी के अंदर आई कैसे, तू चाहती क्या है? तो उसने बताया कि उस रात
उस दिन जब वो पीपल के पेड़ के नीचे बंदर के डर से नीचे गिरी थी, तभी उसने मौका देख के उसके शरीर में प्रवेश कर लिया और मैं यहीं की रहने वाली हूँ। दरअसल मेरी लव मैरिज हुई थी। मेरे और हस्बैंड, हम दोनों के बीच में काफ़ी नज़दीकियाँ थी। मेरी सास को ये बात पसंद नहीं थी। मेरे पति की मुझे कुछ आदतें पहले नहीं पता थी। बाद में वो पीने लगा और मुझे मारता था, और मेरी सास भी चाहती थी कि मैं मर जाऊं। मगर इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मेरा एक बेटा था जिसको मैं अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करती थी। एक रात जब मैं सो रही थी तो सोते सोते अचानक से किसी ने मेरे मुंह पे तकिया रख के मुझे मार दिया। मुझे पता नहीं कि वो मेरी सास थी या फिर मेरे पति, मगर दोनों में से कोई एक ही था जिसने मेरी जान ली। तो बस मैं अब अपने बेटे से मिलना चाहती हूँ। अगर तुम मुझे मेरे बेटे से मिला दो तो मैं इसको छोड़ दूँगी। इस समय मेरी माँ को कोई और रास्ता मिला नहीं। उन्होंने सीधा पुजारी को बुलाया और आधे घंटे में हमारे घर पे पुजारी जी आ चुके थे। उन्होंने हम सबको कम घर से बाहर जाने को कहा और बोला कि जब तक मैं तुम्हें नहीं बुलाऊँ तुम में से कोई भी अंदर नहीं आए। सिर्फ बेटा तुम यहाँ पे रुक जाओ। उन्होंने मेरे भाई को अंदर रोक लिया और फिर काफ़ी देर के बाद मेरा भाई एक मटका लेके उस घर से निकला और कहाँ गया वो मुझे पता नहीं। मगर जब वो वापस आया तब मैंने उससे पूछा कि तुम कहाँ गए थे और मटका था तुम्हारे हाथ में, उसमें क्या था? तो उसने मुझे पूरी बात बताई कि जब पंडित ने उसको बुलाया कि मेरे सामने हो, तुम कौन हो, तो वो औरत बेकाबू हो गई। उन्होंने उसको एक सर्कल में बैठाया और उससे सवाल जवाब किया। पूरी बात जान लेने के बाद उन्होंने बोला कि मैं तुम्हारे बच्चे से तुम्हें नहीं मिला सकता है क्योंकि वो बहुत दूर है, मगर इसके अलावा अगर तुम्हारी कोई भी और इच्छा है तो तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारी सारी इच्छा पूरी कर दूंगा, वरना मैं तुम्हें वापस उसी पीपल के पेड़ पे बांध दूँ। तो उसने बोला कि मुझे 500 किलो रसगुल्ले, 200 किलो जामुन और घेवर ला के दो। सब कुछ ला देने के बाद और उसके खा लेने के बाद वो शांत हो गई और पंडित जी ने उसे उस मटके में बंद कर दिया और मुझे कहा कि इस मटके को लेके उसी पीपल के पेड़ के नीचे जाके रख देना और पीछे मुड़ के गलती से भी मत देना। इतना कहते ही मैंने जल्दी से जाके वो मटका जाके उस पीपल के पेड़ के नीचे रख दिया। और जब मैं लौट रहा था तो मेरे पीछे से काफ़ी आवाज़ें आ रही थी मेरी माँ की, रुक जा बेटा, बेटा रुक जा, मुझे ऐसे छोड़ के मत जा बेटा, मुझे ऐसे छोड़ के जाएगा बेटा। अगर मैं पीछे नहीं मुड़ा क्योंकि मुझे पता था कि ये उस चुड़ैल की आवाज़ है और उस मटके का वज़न 2 वयस्क आदमियों के बराबर था। पता नहीं मैंने सिर्फ हनुमान जी का नाम लेते हुए उस मटके को जाके रखा है। फिर उस दिन के बाद से मेरे साथ फिर कभी भी वैसा कुछ भी नहीं हुआ और मेरी बहन भी एकदम सही सलामत थी। तो दोस्तों बस यहीं तक थी कहानी। तो दोस्तों अगर आपको ये कहानी सुन के डर लगा हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का मन करे तो दोस्तों प्लीज़ बिना सोचे समझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हमारी कोई भी नई हॉरर स्टोरी आए देन यू विल बी द फर्स्ट वन टू गेट नोटिफाइड। तो दोस्तों चलिए चलता हूँ और फिर लौटूंगा एक ऐसी ही सच्ची डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय। तो नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? देखो मैं फिर से आ गया एक और सच्ची डरावनी कहानी के साथ। दोस्तों मुझे माफ़ कर दो, इन दिनों मैं काफ़ी इर्रेगुलर हो रहा हूँ।
मगर दोस्तों, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि हम सब एक साथ काफ़ी ग्रो करेंगे और एक दिन हम भी अच्छा चैनल बनेंगे। तो दोस्तों, आज वापस मुझे एक और नई कहानी आई, जो कि दोस्तों इस कहानी में भी सेम वही गलती हुई है जो कि मैंने पिछले कहानियों में आपको बताई थी। इस कहानी में इन्होंने सिर्फ मुझे अपना नाम बताया, उसके अलावा सारी डिटेल्स इन्होंने कुछ नहीं बताया। तो दोस्तों चलिए कहानी शुरू करते हैं। मगर हाँ दोस्तों, उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो दोस्तों प्लीज़ हमारा चैनल आप अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और हो सके तो नोटिफिकेशन का बेल भी प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम कोई नई हॉरर स्टोरी डालें देन यू विल बी द फर्स्ट वन टू गेट नोटिफाइड। तो दोस्तों चलिए कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम शिवराज है और ये जो कहानी मैं आप सबको बताने जा रहा हूँ, ये कहानी बिल्कुल सच्ची है। ये मेरे साथ कुछ हफ्ते पहले ही हुआ था। एक रात मैं रोज़ की तरह अपने स्कूटर पर ऑफिस से घर आ रहा था। उस वक्त रात के करीबन 1 बजे थे। मैं आ ही रहा था कि बस अचानक से मेरा स्कूटर बंद हो गया और मैं उसको चेक करने के लिए कि आखिर हुआ क्या, मैं स्कूटर से फटाफट नीचे उतरा और पीछे का टायर देखने लगा। पीछे का टायर मैंने देखा तो उस पर खून लगा था। आई वॉज वेरी शॉक्ड। मैंने सोचा कि इतने प्लेन रोड पे, जबकि मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ, अचानक से मेरी गाड़ी के टायर पे खून लगा है। आमतौर पर मैं और आप जैसे लोग कोई भी डर जाएगा। तभी और जब मैं चेक ही कर रहा था तभी अचानक से बहुत तेज़ हवाएं चलने लगी और मेरे पीछे की तरफ से जोरों से किसी को चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। मैं डर के मारे पीछे मुड़ा, जबकि मुझे पता था कि ऐसे सुनसान रास्ते पे जब भी कोई भी आवाज़ पीछे से आए तो पीछे नहीं मुड़ना चाहिए। मगर पता नहीं उस समय मुझे क्या हो गया था और मैं जैसे ही पीछे मुड़ा तो मैंने देखा कि एक औरत, जिसके बाएं हाथ पे एक आदमी का कटा हुआ सर था, और वो मेरी तरफ चिल्ला के कह रही थी कि अगला तू है, डर मत, बहुत जल्दी तेरा काम हो जाएगा। ये सुनते ही मैं बहुत डर गया और मैं फटाक से अपने स्कूटर पे बैठा। जल्दी से मैंने अपना स्कूटर स्टार्ट किया। बहुत कोशिश करने के बाद अचानक से मेरा स्कूटर चालू हो गया था और मैंने 60 की स्पीड में वहाँ से निकलने की कोशिश की। थोड़ा दूर जाते ही मेरे पीछे से ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। वो औरत पीछे से मुझे चिल्ला चिल्ला के गंदी गंदी गालियाँ देने लगी थी और मैंने उसको नज़रअंदाज करते हुए तेज़ी से अपना स्कूटर चलाने लगा। थोड़ा दूर जाते ही मैंने पीछे देखा तो वो औरत की काली परछाई जैसी कुछ पेड़ों से कूद कूद कर मेरे पीछे आ रही थी। मैं समझ गया कि ये वही औरत है। मैं अपनी गाड़ी 60 की स्पीड से 70 तक ले गया और तभी अचानक से मैं इम्बैलेंस हो गया और अनबैलेंस हो गया और मैं उसी रोड पे गिर गया। मुझे काफ़ी चोट आई। मेरे दाएं कंधे की हड्डी टूट गई और मेरा घुटना भी फट गया था। मेरे माथे पे 15 स्टिचेस आए थे। इतना होने के बावजूद मुझे उस समय कुछ महसूस नहीं हो रहा था। सिर्फ ऐसा लग रहा था कि कोई भूत मेरा पीछा कर रही है और उसको बहुत अच्छा मौका मिल गया है। और वो औरत बस मेरे ऊपर कूद ही रही थी कि बस तभी अचानक से उस हाईवे पे एक गाड़ी आ गई। उस गाड़ी की वजह से वो औरत वहाँ से भाग गई और वो मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाई। उस आदमी ने मेरी काफ़ी मदद की। उस आदमी ने मुझे मेरे घर तक छोड़ा और मुझे मेडिकल सर्विसेज भी प्रोवाइड की। तो दोस्तों बस यहीं तक थी कहानी। तो दोस्तों अगर
आपको ये कहानी अच्छी लगी हो और मेरी कहानी सुन के आपको डर लगा हो तो दोस्तों प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन का बेल प्रेस करिए और साथ ही साथ में अपने माँ बाप का ख्याल रखिए। दोस्तों माँ बाप बहुत इम्पोर्टेंट है, दुनिया में कोई भी साथ छोड़ देगा, एक माँ बाप ही है जो कि कभी साथ नहीं छोड़ते। एंड ट्रस्ट मी, you'll never regret। तो दोस्तों बस एक छोटी सी बात मुझे आपसे कहनी थी। दोस्तों आज मेरी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण मुझे आपको ये सब बताना पड़ रहा है। माफ़ कर दो अगर आपको ये लगे कि ये आदमी कितना बेवकूफ़ है, इसको लगता है जिससे कि मुझे पता ही नहीं। दोस्तों तो मुझे पता है कि आप सबको सब कुछ पता है। तो दोस्तों बस इतनी सी बात कहनी थी। तो दोस्तों फिर लौटूंगा एक ऐसी ही सच्ची डरावनी कहानी के साथ। तो दोस्तों तब तक के लिए आपसे अलविदा लेता हूँ और फिर लौटूंगा एक ऐसी ही सच्ची डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय। चलिए कहानी शुरू करते। मेरा नाम नीतू है और मैं उड़ीसा के कुट्टक से हूँ। मैं आपको अपनी छोटी बहन के साथ घटी एक सच्ची घटना बताने जा रही हूँ। ये आज से करीबन 6 महीने पहले की बात है। उस दिन मेरी एक फ्रेंड और मेरी फ्रेंड की फैमिली, हम सब दमदामिनी नाम की एक जगह पर घूमने गए थे। उस जगह पे हमने काफ़ी देर घूमे फिरे, मस्ती की। वहाँ पे एक मंदिर भी था। हम लोग उस मंदिर में गए और हमने पूजा वूजा सब की। थोड़ी देर बाद हमने वहाँ पे खेलना शुरू किया। खेलना शुरू करने के बाद हमने पीछे मुड़ के देखा तो देखा कि मेरी बहन वहाँ पे गुमसुम बैठी हुई थी। मैं उसके पास गई और उससे पूछा कि ऐसा क्या हुआ जो इतनी चुपचाप बैठी है, मैंने कोई बदतमीज़ी की क्या तेरे साथ? तो उसने मुझे बताया कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, असल में दरअसल बात यह है कि मैं पीपल के पेड़ के नीचे बैठी थी, तभी एक बंदर ने आके मुझे डरा दिया और मैं नीचे गिर गई और तब से मेरा मूड बहुत ख़राब है। तभी मैंने उससे बोला कि अच्छा चल छोड़, ये सब बातें तो होती रहती है, चल अच्छा सेल्फी लेते यार, मस्ती करेंगे, अच्छा चल। इतना कहते ही मैंने उसको बुलाया और हम सब सेल्फी खींचने लगे। सेल्फी मेरी बहन खींच रही थी, उसका गर्दन टेढ़ा करके, वो टेढ़ी से स्माइल करके फ़ोटो खींचना हम सबको यह एहसास दिला रहा था कि वो कितने गुस्से में है। फिर हमने ज़्यादा बात ना करते हुए वहाँ से जाने का फ़ैसला किया। उसके बाद हम वहाँ से जाने लगे। वहाँ से जब हम जा रहे थे तभी मेरी बहन ने मुझे पीछे से टोका और बोला कि अरे मेरे बच्चे, अरे उसको तो लेके चलो। तभी मैंने उससे पूछा कि किसको लेके चलो? तो उसने बोला कि मेरे बच्चे को लेके चलो। तो मैं ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। मैंने सोचा कि यार इसका कौन सा बच्चा आ गया। मैंने उसको भी यही बोला कि अबे तेरा कौन सा बच्चा है जो यहाँ छूट गया, चल नाटक मत कर। यही कहते हुए फिर हम वहाँ से निकल गए। उसके बाद हम अपने घर पे वापस आ गए। करीबन 2 या 3 दिन बीत गए थे, सब सही जा रहा था। तभी अचानक से कुछ दिनों बाद नवरात्रि की कुछ पूजा होने वाले थे, इसीलिए हमारी कॉलोनी के एंड में एक मंदिर पड़ता था। उस मंदिर में काफ़ी हवन और पूजा होने वाला था, जो कि चालू हो गया था। वो हवन जैसे ही चालू हुआ मेरी बहन अचानक से चिल्लाने लगी, अपने दीवार पे सर मारने लगी और नाखून रगड़ने लगी और ज़मीन पे गिर गई और चिल्ला के कहने लगी कि ये मंदिर, इस मंदिर को बंद करो। इस मंदिर में से जो आवाज़ आ रहा है ना, मेरे कान के पर्दे फाड़ रहा है। इस मंदिर को बंद करो वरना मैं यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना सबको मार दूँगी, सबको मार दूँगी। इतना कहते हुए फिर वो बेहोश हो गई। इतना कहते हुए वो बेहोश हो गई। तभी मेरी माँ समझ गई थी कि इसमें कोई बुरी आत्मा है। हमने उससे जाके अपने रूम में सुला दिया। कुछ समय सोने के बाद वो अचानक से उठी और बोलने लगी कि मेरा बच्चा कहाँ है, मेरा बच्चा कहाँ है। तभी मेरी माँ ने उसको बोला कि मैं जानती हूँ तू मेरी बेटी नहीं, तू है कौन, नाम बता तेरा। तब उसने बताया कि मैं सुनीता हूँ,
मैं यहीं की रहने वाली हूँ। मेरी दरअसल एक लव मैरिज हुई थी। इतना सुनते ही उसकी माँ ने बोला कि बात क्या है, पूरी बात बता। तू यहाँ पे आई कैसे, और तू मेरी बेटी के अंदर आई कैसे, तू चाहती क्या है? तो उसने बताया कि उस दिन जब वो पीपल के पेड़ के नीचे बंदर के डर से नीचे गिरी थी, तभी उसने मौका देख के उसके शरीर में प्रवेश कर लिया, और मैं यहीं की रहने वाली हूँ। दरअसल मेरी लव मैरिज हुई थी। मेरे और हस्बैंड, हम दोनों के बीच में काफ़ी नज़दीकियाँ थी। मेरी सास को ये बात पसंद नहीं थी। मेरे पति की मुझे कुछ आदतें पहले नहीं पता थी। बाद में वो पीने लगा और मुझे मारता था, और मेरी सास भी चाहती थी कि मैं मर जाऊं। मगर इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मेरा एक बेटा था, जिसको मैं अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करती थी। एक रात जब मैं सो रही थी, तो सोते सोते अचानक से किसी ने मेरे मुंह पे तकिया रख के मुझे मार दिया। मुझे पता नहीं क्यों, मेरी सास थी या फिर मेरे पति, मगर दोनों में से कोई एक ही था जिसने मेरी जान ली। तो बस मैं अब अपने बेटे से मिलना चाहती हूँ। अगर तुम मुझे मेरे बेटे से मिला दो तो मैं इसको छोड़ दूँगी। इस समय मेरी माँ को कोई और रास्ता मिला नहीं। उन्होंने सीधा पुजारी को बुलाया, और आधे घंटे में हमारे घर पे पुजारी जी आ चुके थे। उन्होंने हम सबको कम घर से बाहर जाने को कहा, और बोला कि जब तक मैं तुम्हें नहीं बुलाऊँ तुम में से कोई भी अंदर नहीं आए। सिर्फ बेटा तुम यहाँ पे रुक जाओ। उन्होंने मेरे भाई को अंदर रोक लिया, और फिर काफ़ी देर के बाद मेरा भाई एक मटका लेके उस घर से निकला, और कहाँ गया वो मुझे पता नहीं। मगर जब वो वापस आया तब मैंने उससे पूछा कि तुम कहाँ गए थे, और मटका था तुम्हारे हाथ में, उसमें क्या था? तो उसने मुझे पूरी बात बताई कि जब पंडित ने उसको बुलाया कि मेरे सामने हो, तुम कौन हो, तो वो औरत बेकाबू हो गई। उन्होंने उसको एक सर्कल में बैठाया और उससे सवाल जवाब किया। पूरी बात जान लेने के बाद उन्होंने बोला कि मैं तुम्हारे बच्चे से तुम्हें नहीं मिला सकता है, क्योंकि वो बहुत दूर है। मगर इसके अलावा अगर तुम्हारी कोई भी और इच्छा है तो तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारी सारी इच्छा पूरी कर दूंगा। वरना मैं तुम्हें वापस उसी पीपल के पेड़ पे बांध दूँ। तो उसने बोला कि मुझे 500 किलो रसगुल्ले, 200 किलो जामुन और घेवर ला के दो। सब कुछ ला देने के बाद और उसके खा लेने के बाद वो शांत हो गई, और पंडित जी ने उसे उस मटके में बंद कर दिया, और मुझे कहा कि इस मटके को लेके उसी पीपल के पेड़ के नीचे जाके रख देना, और पीछे मुड़ के गलती से भी मत देना। इतना कहते ही मैंने जल्दी से जाके वो मटका जाके उस पीपल के पेड़ के नीचे रख दिया, और जब मैं लौट रहा था तो मेरे पीछे से काफ़ी आवाज़ें आ रही थी मेरी माँ की। रुक जा बेटा, बेटा रुक जा, मुझे ऐसे छोड़ के मत जा बेटा, मुझे ऐसे छोड़ के जाएगा बेटा। अगर मैं पीछे नहीं मुड़ा, क्योंकि मुझे पता था कि ये उस चुड़ैल की आवाज़ है, और उस मटके का वज़न 2 वयस्क आदमियों के बराबर था। पता नहीं मैंने सिर्फ हनुमान जी का नाम लेते हुए उस मटके को जाके रखा है। फिर उस दिन के बाद से मेरे साथ फिर कभी भी वैसा कुछ भी नहीं हुआ, और मेरी बहन भी एकदम सही सलामत थी। तो दोस्तों, बस यहीं तक थी कहानी। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी सुन के डर लगा हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का मन करे, तो दोस्तों प्लीज़ बिना सोचे समझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हमारी कोई भी नई हॉरर स्टोरी आए देन यू विल बी द फर्स्ट वन टू गेट नोटिफाइड। तो दोस्तों चलिए, चलता हूँ और फिर लौटूंगा एक ऐसी ही सच्ची डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।